हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा में आपका स्वागत है। पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इससे पहले जो पहला फर्स्ट आपको लेक्चर आया था जिसके अंदर हमने आपको कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस बताए थे जो कि पिछले साल आए थे। अब ये हमारा दूसरा सेक्शन है, दूसरा पार्ट है जिसमें हम आपको जनरल अवेयरनेस के बाकी जो क्वेश्चन जो अलग अलग ईयर्स में आए हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये हिंदी मीडियम में पूरा सेक्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की है कि आप हिंदी में एग्ज़ाम के बारे में बताइएगा। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा, साथ साथ मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करता रहूँगा। और ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है जिसमें जनरल अवेयरनेस के अलग अलग क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है तो वो आप प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अपना ये सेशन। DSSSB रिक्रूटमेंट PGT TGT PRT में जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके डिस्कशंस यहाँ पे हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास है, गर्म पानी अभयारण्य डैश में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपको आया था और एग्जाम में, ये गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जूनागढ़ गुजरात, डिफू आसम, कोहिमा नागालैंड, गैंगटॉक सिक्किम। तो ये सभी ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, आसाम में इसके ये आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, आसाम, डिफू आसाम। और आसाम के जिस डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है करबी, KARBI, करबी एंड एंगलोंग, करबी एंगलोंग ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है जहाँ पर ये गर्म पानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लोकेटेड है। एंड एक्चुअली ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सराउंडेड है एक और दूसरी सेंचुरी से, जिस सेंचुरी का नाम इसके बिल्कुल यहाँ पे बीच में है, एक कोने में है, जिस दूसरी सेंचुरी का नाम है नामबोर सेंचुरी। तो वो भी मैं यहाँ पे आपके सामने लेता हूँ, नामबोर सेंचुरी। उन क्वेश्चंस को जो क्वेश्चन पिछले ईयर में आए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उनकी यहाँ पे एनालिसिस हम कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो और उसके आसपास जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहाँ पे हम बताएंगे, सारा डिस्कशन हम करेंगे यहाँ पर कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं अलग अलग तीनों लेवल में। अब देखिए ये जो नामबोर सेंचुरी है यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हॉट वाटर जो स्प्रिंग है और साथ साथ यहाँ पे वाटरफॉल है, बहुत सारे वाटरफॉल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो बहुत ये एक यूनिक लोकेशन है डिफू आसाम में। और यहीं पे हम देखते हैं कि 51 रेयर स्पीशीज़ ऑफ ऑर्किड, 51 स्पीशीज़ ऑफ ऑर्किड यहाँ पे पाए जाते हैं। ऑर्किड मतलब एक स्पीशीज़ है फ्लावर की जिनकी अनयूजुअल शेप होती है और बहुत अलग अलग जो है वो कलरफुल जो स्पीशीज़ होते हैं फ्लावर की, वो यहाँ पर इस डिफू आसाम में गर्म पानी अभयारण्य में या गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती है। तो ये जानकारी थी इस फर्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस जो आपको प्रीवियस एग्जाम में आपको पूछा गया है आपका TGT लेवल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा गांधार कला विद्या की विशेषता नहीं है, इंग्लिश मीडियम में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको यहाँ पास ये हो जाता है कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो एक तरह से एक फॉर्म है, आर्ट फॉर्म है जिसको इंडो ग्रीक हमारे यहाँ इंडिया में लेकर आए, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। और इस स्कूल ऑफ आर्ट में हम देखते हैं कि जितनी भी महात्मा बुद्ध की या महावीर स्वामी जैन की जो पिक्चर्स हैं, जो स्कल्पचर्स हैं, उनकी जो मूर्तियाँ हैं, उन मूर्तियों को जो है वो उस पर मानव आकृति का वास्तविक चित्रण होता है, उसकी तरह उनको बनाया जाता है। जैसे उस समय जो इंडो ग्रीक लोग होते थे उनकी जो मस्कुलर बॉडी है, उसी तरह से महात्मा बुद्ध को और महावीर जैन को जो है उन्होंने जो डिपिक्ट किया है। और उनके जो हेयर्स हैं, क्योंकि इंडो ग्रीक के जो लोग थे वहाँ से लोग बिलोंग करते हैं, उनके जो हेयर्स भी कर्ली हेयर्स थे। और इसी वजह से हम देखते हैं कि उनकी जो पिक्चर्स में स्कल्पचर्स में महात्मा बुद्ध की उनके जो हेयर्स में कल्चर जो है वो कर्ली मिलते हैं। तो ऑप्शन सी तो देखिए यहाँ पे ये तो बिल्कुल विशेषता है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। और इंडो ग्रीक जो है मैंने आपको बताया यहाँ पे ऑप्शन बी कि इस पर भारतीय और यूनानी प्रभाव है, ऑब्वियसली बिल्कुल है यहाँ पर। और आने वाले समय में उसके बाद हम देखते हैं कि इसे शको और कुषाण वंश के जो किंग थे कनिष्क, हम देखते हैं उन्होंने जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैट्रोनाइज किया इनको संरक्षण दिया बुद्धिज़्म को और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को। इसके साथ साथ हम देखते हैं कनिष्का ने और शकों ने भी जो इसको पैट्रोनाइज किया। तो तीन ऑप्शन तो यहाँ पे आपके निकल जाते हैं पहले ही बाहर। चौथा ऑप्शन आपके पास देखिए यहाँ पे बचता है वो है इसकी व्युत्पत्ति हीनयान से हुई है, मतलब कि हीनयान देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपके पास गलत है, बिकॉज हीनयान बहुत पहले जो है यहाँ पे जो है वो एक फॉर्म, एक शाखा, एक ब्रांच निकल कर आ गई थी बुद्धिज़्म की, बल्कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो बहुत बाद में हम यहाँ से हुआ। तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। और ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में किस तरह से आपको मूर्तियाँ
या डिपिक्शन किस तरह से की गई है। देखिए गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में देखिए यहाँ पे कर्ली हेयर महात्मा बुद्ध की किस तरह से आपको दिखा रखे हैं यहाँ पर, एंड मस्कुलर बॉडी यहाँ पे देखिए मसल्स वगैरह आप यहाँ पे दिखाए गए हैं जैसे ह्यूमन फॉर्म में, बिल्कुल वास्तविक चित्रण है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये बॉडी, यहाँ पे मस्कुलर बॉडी यहाँ पे दिखा रखी है। और क्योंकि जैसे वो खुद लगते थे इंडो ग्रीक, वैसे ही उन्होंने अपने जो इनको माना, अपने भगवान को माना, उनकी डिपिक्शन किया। और कर्ली हेयर देखिए लगभग हर एक आर्ट फॉर्म, हर एक जो स्कल्पचर में जो कर्ली हेयर्स हैं उनकी यहाँ पे हमें देखने को यहाँ पे फीचर एक मिल जाती है। तो ये दिस इज़ द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो कि इंडो ग्रीक अपने साथ लेकर आए थे, और बाद में आने वाले जो डायनेस्टीज़ हैं, वंश है, उन्होंने इसको जो आगे इनको पैट्रोनाइज किया, संरक्षण दिया। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए एक ये फैक्चुअल नॉलेज है आपकी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय डैश का न्यायिक महकमा है कि जी ये जो कौन से स्टेट्स को कवर करता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय, गुवाहाटी जो हाई कोर्ट को सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का जो है वो हाई कोर्ट बनाया गया, जिसमें त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आसम, ये तीनों शामिल हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाता है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं हमारे इंडिया में। तो ये आपका क्वेश्चन है जो आपने कमेंट सेक्शन में जाके आज के हमारे इस लेक्चर में आपको लिखना है। पिछले लेक्चर में मैंने पूछा था आपसे जो क्वेश्चन, बहुत से स्टूडेंट्स ने उसका आंसर दिया है, और अभी बहुत ही कम समय हुआ, मैंने अभी जो कुछ कल ही इसी समय डाला था वो लेक्चर, तो बहुत से स्टूडेंट ने उसका आंसर दिया। तो आप भी प्लीज़ टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया, ये जो है वो आपने इसका आपका क्वेश्चन है, कितने अभी हाई कोर्ट हैं, ये आप सर्च कीजिए गूगल पे या किसी बुक में देखिएगा, आप कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर कीजिएगा। और जिसका आंसर सही होगा बिल्कुल ऑब्वियसली वहाँ पे मैं उनके जो है उसके ऑप्शन को, उसके आंसर को मैं यहाँ पे उनका रिप्लाई करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सा शीतल समुद्र प्रवाह है, यानी कि हम देखते हैं कि कोल्ड ओशन करंट। अब देखिए ओशन करंट दो प्रकार की होती है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए कोल्ड ओशन करंट, कोल्ड, और सेकंड नंबर पे यहाँ पे वार्म। तो कोल्ड जो है वो यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ी कम, यहाँ पे अगर जो इसकी लिस्ट हम बनाएं तो कोल्ड ओशन करंट्स कम है यहाँ पर, वार्म ओशन करंट्स बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या याद करना है यहाँ पे, वैसे आंसर मैं देखिए आपके पास ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, कुरोशियो, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। आंसर आपका यहाँ पे है, वो आंसर है यहाँ पर, वो है लेब्राडोर। आंसर है आपका लेब्राडोर। ये जो है वो कोल्ड जो है वो ओशन करंट है। अब आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि आप अपने एक नोटबुक में अलग से नोट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, कि कौन कौन से कोल्ड ओशन करंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट में आप लिखवाने वाला हूँ। फर्स्ट आप लिख सकते हैं, पहले यहाँ पे है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया ओशन करंट, ये भी कोल्ड की श्रेणी में आती है। सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे आएगी हमबोल्ट, HUMBOLDT, हमबोल्ट करंट। तीसरे नंबर पे आपके पास ऑब्वियसली लेब्राडोर आ गई यहाँ पे, लेब्राडोर। देन फोर्थ नंबर पे आपके पास यहाँ पे आ जाती है कैनरी करंट, CANARIES, कैनरी करंट। ये भी आपकी कोल्ड या फिर ठंडी जो है वो समुद्र जलधारा के रूप में आती है। उसके बाद बेंगुएला, BANGUELA, ये भी आपकी कोल्ड ओशन करंट में आती है। 6वें नंबर पे फिर आपके यहाँ पे फॉकलैंड करंट, FALKLAND, फॉकलैंड करंट, ये भी कोल्ड है। 7वें नंबर पे देखिए आपके यहाँ पे आएगी वो है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। और लास्ट यहाँ पे देखिए वो है वो ऑक्टोस, आप कह सकते हैं, OKHOTSK करंट। तो ये जो है वो, ये सभी जो 8 करंट्स हैं ये आपकी कोल्ड ओशन करंट्स हैं। बाकी इसके अलावा ये सारी आप 8 याद कर लीजिए, बाकी जो जितनी भी बचेंगी नेक्स्ट वो सभी वार्म जो है वो ओशन करंट्स है। बस इतना आपको यहाँ पर एक ही याद ये कर लीजिए, बस 8, और बाकी जो इसके अलावा जो बाकी बचे हैं वो वार्म ओशन करंट्स हैं। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। ये इसका आंसर है लेब्राडोर है, यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपका आया था। अगली ओर बढ़ते हैं हम, देखिए यहाँ पे इनमें से किस सिनेमा के क्षेत्र में इनमें से किसे सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे है अशोक कुमार, हो हिस्या सेन, आकिरो बुरोसोवा और बर्नार्डो बर्टोलसी। जो इनमें सारे नाम आपको दिए गए यहाँ पे, सारे नाम में जो नीचे वाले नाम है सभी ये नाम आपने कभी सुने नहीं होंगे। और अशोक कुमार यहाँ पे जो हमारे इंडियन सिनेमा के जो एक बेहतरीन कलाकार थे, उन्हें जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था अशोक कुमार को।
और देखिए यहाँ पे फिर आपको मैंने ये पिक्चर आपके सामने यहाँ पे मेंशन की गई है। ये जो पिक्चर आपके सामने ये है कामिनी कौशल, जिनको 2015 में लाइफ टाइम जो अवार्ड दिया से नवाजा गया था। उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे मौसमी चटर्जी, मौसमी MOUSHA मौसमी चटर्जी, और ये है यहाँ पे कामिनी कौशल, फर्स्ट नंबर पे कामिनी कौशल। इनको 2016 में जो है इस सम्मान से नवाजा गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और जो रिसेंटली हम हाल ही में कह सकते हैं, ये सब आप जानते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, तो इन्हें 2017 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के द्वारा नवाजा गया था। तो ये तीनों भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। कामिनी कौशल 2015, 2016 में मौसमी चटर्जी, और 2017 में यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इस तरह से क्वेश्चन आपको बनते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पे देखिए, इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। देखिए वीरता मतलब गैलेंट्री अवार्ड, यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम है हमारे, गैलेंट्री अवार्ड। अब देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस है पूरी अवार्ड्स की यहाँ पे, कि कुछ अवार्ड्स जो है वो पीसफुल जो माहौल के लिए दिए जाते हैं, कुछ अवार्ड्स जो है वो सिर्फ लड़ाई के लिए दिए जाते हैं, या कुछ जो है मेडल दिए जाते हैं यहाँ पे। तो मेडल देखिए यहाँ पे मेडल की जो हमेशा जो वैल्यू है वो अवार्ड से नीचे रहती है। तो जहाँ पे पदक लिखा हुआ है, मेडल लिखा हुआ हो, तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर सबसे पहले नहीं करेंगे, आपने ये ध्यान रखना है यहाँ पे। और दूसरा ऑप्शन आपके पास परमवीर चक्र, ठीक है, PVC। तो ऑब्वियसली परमवीर चक्र जो है वो सबसे सर्वोच्च सम्मान है। अब जो गैलेंट्री व वीरता पुरस्कार में सबसे जो पहला फर्स्ट नंबर पे आता है वो है आपके पास परमवीर चक्र, परमवीर चक्र या PVC। फिर अब मैं सीक्वेंस भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद सेकंड इससे जो नीचे आता है, जो इससे बिल्कुल नीचे यहाँ जो श्रेणी में आता है परमवीर चक्र के बाद, वो है महावीर चक्र, महावीर चक्र। और इनके बाद थर्ड नंबर पे जो आता है महावीर चक्र के बाद, वो है वीर चक्र, वीर चक्र। और फोर्थ नंबर पे फिर हमारे पास उनसे नीचे आता है वो है यहाँ पे अशोक चक्र, अशोक चक्र। और फिफ्थ नंबर पे देखिए यहाँ पे आएगा, वो आएगा यहाँ पे अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र। देखिए कीर्ति चक्र यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। और फिर लास्ट में 6वें नंबर पे यहाँ पे आएगा, वो है यहाँ पे कीर्ति चक्र के बाद शौर्य चक्र, शौर्य चक्र। तो ये पूरी सीक्वेंस है, देखिए ये गैलेंट्री अवार्ड्स की सीक्वेंस है पूरी। ये पूरा एक तरह से नीचे से लेके कि सबसे छोटे सामान से लेके बड़े सामान तक, और सबसे बड़ा सामान आपसे पूछा है वो है यहाँ पे परमवीर चक्र। तो बाकी सभी ऑप्शन यहाँ से हट जाते हैं। और मेडल जिसके पास आएगा तो मेडल वो चक्र से नीचे जो उनकी वैल्यू है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक पत्रकार जिन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया, वो उन पत्रकार का नाम क्या है। तो देखिए शेखरन नायर, खुशवंत सिंह, रतन थियम, अरुण शौरी। तो यहाँ पे देखिए ये जो इंसिडेंट है यहाँ पे 1984 का, 1984 का, कि 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जो आपके गोल्डन टेम्पल पे जिस तरह से सेना को अंदर भेजा था, वहाँ पे एक मिलिट्री जो है वो एक प्रैक्टिस थी, मिलिट्री जो एक तरह से अभियान था, जिसमें पंजाब में जो है वो इस तरह से गुरुद्वारे के अंदर जो है मिलिटेंट को मारने के लिए जो है वो मिलिट्री जो है घुसी थी। तो उस घटना के विरोध में हमने देखा कि खुशवंत सिंह ने जो है वो, ये जो पत्रकार हैं, एक लेखक भी हैं, जिन्होंने जो है वो अपना ये जो पद्म भूषण अवार्ड लेने से जो है वो मना कर दिया। हालांकि हम देखते हैं बाद में 2007 में इनसे जो बड़ा सम्मान उनको दिया गया 2007 में, पद्म विभूषण सम्मान। तो पद्म विभूषण सम्मान जो है वो सर्वोच्च सम्मान है यहाँ पर, जो कि हम कहते हैं कि पद्मा अवार्ड्स में सबसे ज़्यादा जो कि जो है वो इम्पोर्टेंट है। पद्मा अवार्ड्स की जो स्थापना है, हम देखते हैं जो पद्म अवार्ड्स हैं इनकी जो फर्स्ट स्टार्ट किए गए थे 1954 में स्टार्ट किए गए थे, 1954 में 1954 में पद्मा अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। और हम देखते हैं कि 1977 से लेकर 1977 टू 1980 ये जो गैप है बीच में जब अवार्ड नहीं दिया गया, उसके बाद 1993 से लेकर 1997 तक अवार्ड जो है वो पद्म अवार्ड नहीं दिए गए ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो ये भी बात ध्यान रखनी है कि 1954 में स्टार्ट हुए और इस ड्यूरेशन में नहीं दिए गए, और हर साल जो है वो इन अवार्ड को दिया जाता है। और ये अवार्ड जो है वो 26 जनवरी को दिया जाता है, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर दिया जाता है इन सभी अलग अलग जो है वो क्षेत्र में। सबसे अगर इसमें सीक्वेंस की बात करें कि ऑर्डर किस तरह से, पद्मश्री इसमें सबसे छोटा सम्मान है, उसके बाद पद्म भूषण सेकंड नंबर पे है,
और थर्ड एंड जो ग्रेटेस्ट है नंबर 1 पे जो है वो पद्म विभूषण है सम्मान, सबसे बड़ा पद्म अवार्ड। तो ये जो है सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है वो लिख के अपने नोट्स में साथ बना सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आयन मंडल में डैश भी शामिल है। अभी आयन मंडल देखिए यहाँ पे क्या है। आयन मंडल में देखिए सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा इसकी एटमॉस्फेयर के लिए। वो पिक्चर देखिए लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब देखिए यहाँ पे सबसे जो नीचे लेयर है अर्थ, जो अर्थ के जो क्रस्ट के पास, वो है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब आयन मंडल देखिए यहाँ पे जो ये जो लास्ट की 3 मैंने आपको बताई यहाँ पे, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर, इनको कई बार हम कंबाइनली जो है वो आयनोस्फेयर के नाम से भी हम यहाँ पे जानते हैं। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना, आयनोस्फेयर, ठीक है। और ऑप्शन में देखिए आप वापस क्वेश्चन में जाते हैं हम कि आयन मंडल में डैश भी शामिल है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उष्ण मंडल, ताप मंडल, थर्मोस्फेयर, और सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए जो है वो ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे आंसर आएगा इसका, कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट ऑफ यहाँ पे थर्मोस्फेयर हो गया, ताप मंडल या उष्ण मंडल, उसके बाद एक्सोस्फेयर हो गया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मेसोस्फेयर हो गया। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो तीनों चीज़ें जो है वो आयनोस्फेयर के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन डी आपके पास यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं, कागज के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है कि, तो ये देखिए जो कागज या फिर हम कह सकते हैं जो कि पल्प से जो होता है जहाँ पे मैक्सिमम, तो वो आंसर आपका यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल कि पेपर की प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 में, पेपर प्रोडक्शन में नंबर 1 वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये के लेखक कौन है? ये जो एक बहुत ही फेमस जो है वो एक कवि हैं, और कवि का नाम यहाँ पर है जॉन कीट्स। देखिए फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, जॉन कीट्स, जॉन कीट्स। और इन्होंने ये पोएम लिखी थी 1818 में, और ये पोएम जो है वो काफ़ी फेमस पोएम है। और बहुत ही जो है क्वेश्चन जो है वो अगर आपने यहाँ पे याद नहीं किया तो क्वेश्चन ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप इस तरह से कुछ और फेमस जो है वो पोएम को भी याद करेंगे तो ये सारे आपको याद हो जाएंगे। इसमें कोई भी जो है वो डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। तो जो पोएम जो है ये 1818 में उनकी पब्लिश की गई थी, जॉन कीट्स की, बहुत ही फेमस जो है राइटर हैं जॉन कीट्स। तो ये इसका आंसर आपके पास ए, ऑप्शन नंबर ए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित देशों में से कहाँ तेल का कौन सा देश तेल के उत्पादन में अग्रणी है कि ऑयल प्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है यहाँ पे, सबसे मतलब जो लिस्ट में दिए गए हैं उससे नंबर फर्स्ट पे कौन है यहाँ पे? तो सिंगापुर, थाईलैंड, पाकिस्तान और इंडोनेशिया। हालांकि हमने यहाँ पे देखा इंडोनेशिया जो यहाँ पे नंबर 1 है यहाँ पे इस समय। और इंडोनेशिया की जो पोजीशन अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें, पूरे वर्ल्ड में इंडोनेशिया की पोजीशन जो है वो है 22nd। वहीं पे हम बात करें यहाँ पे 22nd, और तो उसके बाद थाईलैंड की उसके बाद आता है 33वीं पोजीशन है, 33rd पोजीशन है इसकी, 33वीं। और बात करें यहाँ पे सिंगापुर की, यहाँ पे कहीं नाम नहीं है, सिंगापुर का यहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती। पाकिस्तान का भी नाम है ऑब्वियसली, पाकिस्तान जो है वो 43rd नंबर पे है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी अगर हम बात करें कि बाई चांस आपको इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए फर्स्ट 4 कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, तो पहले नंबर पे आपके पास रशिया आएगा फर्स्ट ऑयल प्रोडक्शन में। सेकंड नंबर पे आपको जो है वो सऊदी अरब आएगा, जो कि ओपेक का एक देश भी है, सऊदी अरब। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आपके पास यहाँ पे आएगा इराक, और फोर्थ नंबर पे आपके पास ईरान। तो ये फर्स्ट 4 हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए ऑयल प्रोडक्शन में रशिया, सऊदी अरब, इराक एंड ईरान। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई की तुलना में इसकी चौड़ाई का अनुपात क्या है, यानी कि रेशो क्या है, यानी लेंथ एंड ब्रेड्थ का रेशो क्या है यहाँ पे हमारे नेशनल फ्लैग का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है अलग अलग एग्जाम में। तो सीधा सिंपल सा आंसर है 2:3, यानी कि जैसे ये झंडा है तो झंडे की जो है वो इस तरह से, ये जो रेशो है, रेशो किस तरह से है, तो देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये 2 है, तो यहाँ पे ये जो लेंथ है ये 3 है, तो 2:3 का यहाँ पे रेशो है इस तरह से, ठीक है। तो ये 3 रंग जो बीच में इस तरह से। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, और आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप।
अब भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मुख्य स्रोत नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है यहाँ पे? देखिए ये इंडियन थिएटर के जो है वो में इंपॉर्टेंट जो है व्यक्ति हैं, ये इंडियन थिएटर जो आर्ट फॉर्म है, और उसके इनके जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है उन व्यक्ति का नाम है यहाँ पर, वो है भरत मुनि। तो याद रखिएगा भरत मुनि, BHARAT, भरत मुनि। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम में इस तरह से लिख सकते हैं। इंडियन थिएटर आर्ट फॉर्म के जो है जनक कहे जाते हैं भरत मुनि। अब इन्होंने जो ये मुख्य स्रोत जो है नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक जो है लिखी है भरत मुनि ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है थिएटर के लिए। अगली और मूव करते हैं यहाँ पे, महमूद गबन। महमूद गबन, देखिए मैं आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए लिखता हूँ, महमूद गबन, GAWAN लिखना है आपने। ठीक है, महमूद गबन। अब महमूद गबन एक जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे वो, और जो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गुजरात राज्य के बिल्कुल नहीं, गलत है। कश्मीर राज्य बिल्कुल नहीं, गलत है। और मैसूर राज्य बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। आंसर आपके यहाँ पे बहमनी किंगडम और बहमनी राज्य। तो बहमनी किंगडम जो हम देखते हैं यहाँ पे कि अलाउद्दीन बहमन शाह या बहमन शाह जिनके फाउंडर थे, बहमन शाह, और ये एक मुस्लिम जो है वो एक रूलर थे, यानी मुस्लिम ये एक किंगडम था, जो ये किंगडम था वो मुस्लिम किंगडम था, और जिसके फाउंडर बहमन शाह थे। महमूद गबन उस राज्य में जो है वो बहुत ही चतुर और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो उनके प्राइम मिनिस्टर थे महमूद गबन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आपका साउथ इंडिया की हिस्ट्री में, बहामनी किंगडम में। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे, मनसबदारी पद्धति की शुरुआत किसने की? अकबर, जहांगीर, शेरशाह और बलबन। तो मनसबदारी सबसे पहले जानते हैं मनसबदार होते हैं कि यहाँ पे मनसबदार जो है वो एक पोस्ट का नाम है मनसबदार, और इसका मेन जो काम है मनसबदार का वो है टैक्स कलेक्शन करना, टैक्स कलेक्शन करना। और टैक्स कलेक्शन करना जो ये जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो अकबर ने जो है यहाँ पे शुरू की है। तो आपका आंसर है यहाँ पे ए, अकबर। मनसबदार टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर है ये, मनसबदारी प्रथा, और ये प्रथा जो है अकबर के समय में शुरू की गई। ठीक है, अगली ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारे पास अब देखिए यहाँ पे कि ये क्वेश्चन जो है आपको आया था जब एग्जाम में, एग्जैक्ट मैंने आपको वैसे ही आपके सामने रखा है, हालांकि क्वेश्चन ये गलत है। अगर विधानसभा के अध्यक्ष को इस्तीफा देना हो तो वह अपना इस्तीफा पत्र किसे सौंपेगा? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे राज्यपाल या गवर्नर, जो कि सबसे नज़दीक है आंसर के, लेकिन फिर भी ये आंसर आपका गलत है। मुख्यमंत्री को बिल्कुल नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति को बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो है वो क्वेश्चन तो जब एग्जाम में आया था तो इसके मार्क्स सबको मिले, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं आपको, और आपको उसके मार्क्स जो है वो सबको मिलते हैं ऐसे। तो असल में इसका जो आंसर वो है डेप्यूटी स्पीकर है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगली और मूव करते हैं हम, भारतीय वायुसेना ने डैश साल स्वर्ण जयंती मनाई। देखिए यहाँ पे स्वर्ण जयंती मतलब यहाँ पे देखिए कि गोल्डन जुबली। ठीक है, गोल्डन जुबली ईयर। तो 1932 में हमने देखा कि 8 अक्टूबर 1932 इंडियन एयरफोर्स की जो है वो ये इस्टेब्लिशमेंट डे है, इनकी स्थापना हुई। और बिल्कुल 50 साल बाद, यानी कि हम देखते हैं कि गोल्डन जुबली 50 साल बाद, तो 1982 आपका यहाँ पे आंसर है। 1982 आफ्टर 50 ईयर्स, तो इस साल जो इन्होंने स्वर्ण जयंती अपनी मनाई, तो ये आंसर है आपका यहाँ पे है 1982, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चन है आपके, जो आपको पिछले एग्जाम्स में आपको आए थे DSSSB के एग्जाम में, जो कि आपको PGT, TGT और PRT लेवल के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। मैं सभी क्वेश्चंस का यहाँ पे विश्लेषण आपके सामने लेकर आऊँगा और सभी सब्जेक्ट्स का लेकर आऊँगा। अभी हम जनरल अवेयरनेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल के साथ आप बने रहिए। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लास्ट और क्वेश्चन हमारे पास है, चुनाव याचिका का अधिकार डैश को है? इलेक्शन जो पेटिशन होती है, इलेक्शन पेटिशन। सीधा आपको यहाँ पे देखिए इलेक्शन पिटीशन का आंसर, यहाँ जो अधिकार है वो यहाँ पे हाई कोर्ट्स को या उच्च न्यायालय को। ठीक है, हाई कोर्ट्स को इलेक्शन पिटीशन का जो हक है या फिर राइट है वो किसके पास है? हाई कोर्ट्स के पास, सभी हाई कोर्ट्स के पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स इसी तरह हमारे आप वीडियोस को, लेक्चर्स को देखते रहिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है। अपने फ्रेंड्स में जो भी आपके फ्रेंड्स DSSSB की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो PGT लेवल हो, चाहे वो TGT लेवल हो, चाहे वो PRT लेवल हो, तो सभी के लेक्चर्स हम आपके सामने लेकर आएंगे। आप हमारे इस बिल्कुल कोने में नीचे आपके साथ यहाँ पर एक रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, फिर आपको एक ऑप्शन आएगा बेल का आपको एक जो है साइन आएगा, वहाँ पे उस बेल के साइन को आप जो है वो ओके कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जैसे हमको नया लेक्चर आपको हम इस चैनल पर डालेंगे, आपको आपकी ईमेल आईडी पर नोटिफिकेशन आ जाएगा मोबाइल पर,
और समय रहते आप उसको जो है वो देख पाएंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी सही ढंग से कर पाएंगे। तो अगले लेक्चर में नए किसी क्वेश्चंस के साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस लाइफ।